नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं आपका दोस्त डॉक्टर अमित कांसल, इग्नो के अध्ययन केंद्र 2281 निर्माण कैंपस नाम के इस यूट्यूब चैनल पर निर्माण कैंपस इसका नाम है। मैं आप सबका स्वागत करता हूं। हम लोग रूबरू हो रहे हैं आपकी जो शिक्षा संबंधी जो समस्याएं हैं उनको दूर करने के लिए, मार्गदर्शन करने के लिए। और मैं विषय पढ़ा रहा हूं EPS 3, जिसमें मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल जो थॉट है वह मैं पढ़ा रहा हूँ। भारतीय आधुनिक राजनीतिक चिंतन या विचारधारा, उस पर हम बात कर रहे हैं समय समय पर। मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि एक जो मई से वैक्सीनेशन शुरू होनी है, चाहे मीडिया में अलग अलग तरह की भ्रांतियां हैं या कुछ भी है कि हाँ वैक्सीन की शॉर्टेज है, लेकिन हमारा देश इतना समर्थ है कि हमने बड़ी से बड़ी समस्या को हल किया है। और वैक्सीनेशन जो है, वैक्सीनेशन बनाने वाला, कोरोना एंटीडोट बनाने वाला भारत पहले देशों में से एक है। तो वैक्सीन की आपूर्ति भी, जो सप्लाई है, वह भी डिमांड के अकॉर्डिंगली पूरी हो जाएगी, ऐसा हमें प्रतीत होता है। भारत सरकार की समर्था को देखते हुए आप पूर्ण रूप से सरकार में अपना वो रखिए, भरोसा रखिए, तो देश में से यह संकट जल्दी हट जाएगा। लेकिन मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि वैक्सीनेशन लगाने के लिए जो 18 साल से 45 साल के लोग हैं, जो इग्नो के माध्यम से इस चैनल पर जुड़े हुए हैं, मैं उनसे निवेदन करता हूं कि वो अपना रजिस्ट्रेशन करवा लें ताकि उनको समय सिर जो है वैक्सीनेशन मिल सके। और कोरोना से वह बहुत प्रभावी है। मेरे बहुत सारे दोस्त जो हैं वो डॉक्टर्स हैं, उनके अकॉर्डिंगली उस वैक्सीनेशन के कारण, जो कि 3 महीने पहले लगभग शुरू हो गई थी, अब उनको दोनों डोजेज लग चुकी हैं और पर्याप्त समय बीत चुका है उनका वैक्सीनेशन होने के पश्चात, जिसके कारण वो बड़ी हिम्मत से जो मरीज हैं कोरोना के, उनसे वो मतलब उनकी सेवा कर पा रहे हैं, उनको अपनी सेवाएं प्रदान कर पा रहे हैं। तो दोस्तों, तो वैक्सीन जो है पूरी तरह से, जो भारतीय है, कोविशील्ड है चाहे कोवैक्सीन है, वो पूरी तरह से कोरोना से हमें प्रोटेक्शन दे रही हैं। ऐसा जो डॉक्टर्स हैं, जो पुलिसकर्मी हैं, जो मेरे दोस्त काफ़ी हैं, उन्होंने मुझे बताया व्यक्तिगत रूप से। और हम मीडिया में भी हम देख रहे हैं कि ऐसी कोई न्यूज़ नहीं आ रही। ठीक है कि अलग दिक्कतें हैं इस बार, जैसे कि ऑक्सीजन की कमी की न्यूज़ आ रही है, या फिर रेमडेसिविर मेडिसिन की कमी की बात हो रही है, जब बेड्स की बात हो रही है। देखिए, वो इतना बड़ा देश है, इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, सरकार द्वारा हर संभव प्रयास किया जा रहा है। मैं कोई सरकार का समर्थन नहीं कर रहा, लेकिन एक साधारण सी धारणा है कि हमारे घर में 5-6 लोगों के लिए व्यवस्था है, लेकिन 8-10 लोग मेहमान आ जाएं तो कुछ ना कुछ दिक्कत होती है, और सरकार द्वारा प्रयास किया जा रहा है। ऐसा मुझे लगता है कि ये समस्या जल्दी ही दूर हो जाएगी। लेकिन आप वैक्सीनेशन जरूर करवा लीजिएगा। जैसे ये शुरू होती है, वैक्सीन उपलब्ध होता है, मैं करवा चुका हूँ, मेरी फर्स्ट डोज लग चुकी है और कोई उसका साइड इफेक्ट नहीं है। लोगों में बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं दोस्तों, आज का आधुनिक युग है, तो तकरीबन 14-15 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन हो चुकी है और ऐसी कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं आती, कोई पोस्ट वैक्सीनेशन साइड इफेक्ट नहीं है बहुत मामूली से, जैसे अन्य जो वैक्सीन हैं उनके साथ होता है। थोड़ा टेम्परेचर या फीवर जो भी आता है वो भी किसी किसी को आता है। तो मेरा आप सबसे निवेदन है कि वैक्सीनेशन जरूर करवा लें। और अब हम अपनी जो मूल परिचय है उस पर हम आते हैं, जो अपना काम है पढ़ाई का। तो EPS 3 की जो आज मैंने 7th और 8th यूनिट आप लोगों को करवानी है, तो मैं आपको बता दूं कि जो राष्ट्रवाद है, जो राष्ट्र है, उस संबंधी हम बात करेंगे। देखो, राज्य एक राजनीतिक इकाई है। जो राज्य है उसके 4 जो हैं मूल तत्व होते हैं। पहला होता है पॉपुलेशन, जनसंख्या। दूसरा होता है फिक्स्ड टेरिटरी, जिसे हम बोलते हैं निश्चित भूमि होनी चाहिए। तीसरा सरकार, गवर्नमेंट। और चौथा संप्रभुता, जिसे हम सोवरेनिटी बोलते हैं। ये चारों तत्व जिस संगठन के पास होते हैं उसे हम राज्य बोलते हैं, और राज्य सर्वोच्च संगठन होता है। यह एक राजनीतिक इकाई है। जैसे कि उदाहरण के लिए भारत, अमेरिका, जितने भी कंट्रीज हैं उन्हें हम राजनीति शास्त्र की भाषा में राज्य के रूप में परिभाषित करते हैं, राज्य के रूप में उन्हें मानते हैं। तो जो राष्ट्र है वह एक राजनीतिक इकाई नहीं, वह एक सांस्कृतिक इकाई होती है, भौगोलिक इकाई होती है। जैसे कि हम बात करें भारत की, तो भारत का जो प्राचीन ग्रंथ हैं भारत के, उसमें क्या लिखा गया है कि जो हिमालय पर्वत है उसके दक्षिण में और हिंद महासागर के जो उत्तर में भूभाग है, और संस्कृत में लिखा है, क्योंकि संस्कृत मुझे अच्छे से नहीं आती उन श्लोक को पढ़ना, तो वह देवभूमि भारत है। तो उस भूखंड को हम
क्या बोलते हैं, भारत बोलते हैं, जो हिमालय के दक्षिण में है, हिमालय के नीचे हिस्से में, और जो हिंद महासागर के मतलब उत्तर में है। तो उस सारे भूखंड को, उस भूखंड में अगर हम बात करें तो भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, बर्मा, ये सारी कंट्रीज आती हैं, नेपाल, और ये सारा भूखंड को जो प्राचीन ग्रंथ हैं उसमें क्या बोला गया है, भारत को एक राष्ट्र के रूप में परिभाषित किया गया है, एक भौगोलिक इकाई के रूप में, सांस्कृतिक इकाई में, जिनमें जो सांस्कृतिक, जो मनोवैज्ञानिक एकता है, सांस्कृतिक एकता रहती है, वो होती है ऐसा, ठीक है। लेकिन जो राजनीतिक इकाई है, आज नेपाल एक अलग राज्य है, भारत एक अलग संघ राज्य है, पाकिस्तान अलग राज्य है, बांग्लादेश अलग राज्य है, श्रीलंका और बर्मा अलग राज्य हैं। लेकिन अगर हम राष्ट्र की परिकल्पना करते हैं जैसा कि प्राचीन ग्रंथों में लिखा गया था, तो लेकिन आज अगर हम भारत की जो संकुचित क्षेत्र में हम देखते हैं, जो आज का भारत है जिसका क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, वह भी एक राष्ट्र के रूप में हम देखें तो वह उसके प्रति हमारी एक क्या होती है, परंपराओं की सांझ होती है, सांस्कृतिक सांझ होती है, और मनोवैज्ञानिक एकता पाई जाती है। जैसे भारत में चाहे अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, लेकिन राष्ट्र की भाषा क्या है, हिंदी, हम बात करते हैं ना, तो पूरे हिंदी ने पूरे देश को जोड़ा हुआ है, एक हम जो संस्कृत की बात करते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं आक्रामक राष्ट्रवाद की। जैसा कि मैंने पहले भी आप लोगों को बताया कि राष्ट्रवाद है ना, तो राष्ट्रवाद पैदा कब होता है, पहले तो ये बात हम समझ लें, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा, हम संकट की घड़ी में सभी भारतीय इकट्ठे हो जाते हैं और देश के लिए कुछ ना कुछ करने के लिए तत्पर रहते हैं। कितनी एनजीओज, कितने व्यक्ति जो राष्ट्र के लिए काम कर रहे हैं, अनगिनत लोग हैं जिनका हमें पता भी नहीं है। तो जब पराधीनता होती है, जब गुलामी का समय होता है, तो राष्ट्रवाद उस समय उदय होता है। ये बेसिक फंडा है उसका, है ना। तो भारत में राष्ट्रवाद का जो है 1857 तक लोगों में एक जागृति पैदा हुई, जिसके कारण हमने स्वतंत्रता संग्राम की पहली लड़ाई लड़ी। वो किसका नतीजा था, परिणाम था राष्ट्रवाद का। और उसके पश्चात भी हम सॉरी कुछ गले में थोड़ा है, तो राष्ट्रवाद जो 90 इयर्स तक हमारे मन में रहा, 1857 से लेकर 1947 तक भारतीयों में राष्ट्रवाद की भावना का उदय होता रहा और अपने चरम पर पहुंचे, और हम पूरा देश एक राष्ट्र के रूप में बिना किसी भेदभाव के हम लोग भारतीय हैं खड़े उठे, और हमने अंग्रेजों को अपने देश से बाहर निकाला, ठीक है। और हम सारे मतभेद भूलकर, जातिगत मतभेद, सांप्रदायिक मतभेद भूलकर सभी भारतीयों ने हमने एक संघर्ष लड़ा। तो 1885 में 28 दिसंबर 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई। जो कांग्रेस का पहले 20 वर्ष थे उसमें नरमपंथी उदारवादी थे, राष्ट्रवादी थे, उदारवादी राष्ट्रवादी थे, जिसमें हमने बात की थी दादा भाई नौरोजी, रानडे की, और गोखले की, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी की। ये सभी लोग क्या सोचते थे कि जो भारत में ब्रिटिश शासन है वे उसकी प्रशंसा करते थे, वो उसे स्वीकार करते थे, और उनका मानना था कि यह एक दैवी जो है विधान है जो भारत के आधुनिकीकरण के लिए ब्रिटिश शासन आया है। और राष्ट्रवादियों को देश से तो प्यार था, लेकिन वो देश की स्वाधीनता की बात नहीं करते थे, वे बात करते थे ब्रिटिश शासन के अधीन ही कुछ सुधारों की, प्रशासनिक सुधारों की, और प्रशासन में हिस्सेदारी की। और इस साथ साथ उनके जो ये उनका उद्देश्य था, ठीक है, प्रशासनिक सुधार और भारत ब्रिटिश शासन के अधीन रहते हुए एक उपनिवेश का दर्जा, स्वाधीन उपनिवेश का दर्जा प्राप्त करना। और साथ साथ उनका यह मानना था कि जो ब्रिटिशर हैं वे उनकी न्यायप्रियता और स्वतंत्रता की भावना में विश्वास रखते थे, इसलिए वे उनके साधन क्या थे अपनी मांगों को मनवाने के लिए, कि हम लोग प्रार्थना पत्र दे सकते हैं, उनके साथ मीटिंग्स कर सकते हैं, सरकार के साथ अपनी मांगे मंगवाने के लिए प्रतिनिधिमंडल भेज सकते हैं। इस प्रकार के शांतिपूर्वक संवैधानिक साधनों की भी बात करते थे अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए। लेकिन जो आक्रामक राष्ट्रवादी हैं, 1905 में एक महत्वपूर्ण घटना घटी जिसे हम बोलते हैं बंगाल का विभाजन, जो लॉर्ड कर्जन ने किया था। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन हिंदू और मुसलमानों में सांप्रदायिक फूट डालने के उद्देश्य से इस नीति से ब्रिटिश सरकार ने किया था। जो लॉर्ड कर्जन थे वे उस समय के वाइसराय थे, उन्होंने यह किया था, जिसके परिणाम स्वरूप एक
राष्ट्रवादियों का एक नया जो गुट था वो सामने उभर कर सामने आया, जिसे हम आक्रामक राष्ट्रवादी कहते हैं, एक्सट्रीमिस्ट नेशनलिस्ट बोलते हैं। तो इन लोगों का क्या मानना था कि संवैधानिक साधन उन देशों में कामयाब होते हैं यहाँ संवैधानिक सरकारों की स्थापना हो, जो संविधान के अनुसार कार्य करती हो। लेकिन जो अंग्रेज हैं वे ना तो उनकी न्यायप्रियता में इन्हें कोई विश्वास था, ना ही वे कुछ प्रशासनिक सुधारों की बात करते थे। वे तो बात करते थे स्वराज की बात करते थे, स्वाधीनता की बात करते थे, पूर्ण स्वतंत्रता की बात करते थे। इन विद्वानों में मुख्य रूप से जो थे बाल गंगाधर तिलक थे, विपिन चंद्र पाल थे, या फिर बात करें हम अरविंद घोष की बात कर सकते हैं, या लाला लाजपत राय जो पंजाब केसरी के नाम से आते हैं, पंजाब से थे। तो उन लोगों का मानना क्या था कि जो अंग्रेज हैं, जो भारत की दुर्दशा है, वे अंग्रेज भारत की दुर्दशा कर रहे हैं, आर्थिक शोषण के लिए वे काम कर रहे हैं भारत का। उन्होंने उद्योग खत्म कर दिए और हर जगह विदेशी माल है, और वे भारत के लोगों के साथ कभी न्याय नहीं करेंगे। इसलिए उन्हें देश से बाहर करने के लिए कुछ आक्रमणकारी जो है साधन अपनाने चाहिए, जो डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से सरकार का विरोध किया जाना चाहिए, ऐसे साधनों की अपनाना चाहिए। जो मैं आपको यहाँ बता दूं कि ये विद्वान ठीक है आक्रमणकारी कुछ साधन अपनाना चाहते थे, जिनकी हम आगे जो बाल गंगाधर तिलक हैं उनके विचारों का अध्ययन करते हुए हम बात करेंगे। लेकिन जो किसी प्रकार की हिंसा का समर्थन नहीं करते थे, जो हिंसात्मक कार्रवाई का समर्थन नहीं करते थे, ना ही किसी रक्तपूर्ण क्रांति की बात करते थे। ठीक है, वो मानते थे कि सरकार का विरोध होना चाहिए और आक्रामक रूप से होना चाहिए, ना कि हम संवैधानिक साधनों की बात करें। तो हमने आज यहाँ पर ये मोटा मोटा जो आक्रामक राष्ट्रवादी हैं उनके बारे में बात की। तो मैं आपको बता दूं कि इनमें इनका एक था कि ये देश को राष्ट्रदेव मानते थे, आराध्य करते थे, आराधना करते थे, भारत माता की रूप में इनकी पूजा करते थे। कौन भूल सकता है बंकिम चंद्र चटर्जी का वो गीत वंदे मातरम, जो आनंद मठ से लिया गया है। वंदे मातरम जो जितने भी आज़ादी के स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई लड़ने वाले हमारे शूरवीर थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, उनके लिए एक मंत्र बन गया था। वंदे मातरम मतलब माँ तेरी हम वंदना करते हैं, इस तरह का था उनका एक मन। वो दैवीय पवित्र भूमि भारत को मानते थे, और उनके साथ जो एक थी मनोवैज्ञानिक, उनकी एक पूर्ण रूप से भारत माता के प्रति उनका समर्थन था, देश के प्रति उनका समर्थन था। उनका मानना था कि जो है भारत में लोगों में जो है समान ऐतिहासिक और सांस्कृतिक परंपराएं हैं जो भारत को एक एकता के सूत्र में बांधती हैं। तो ये राष्ट्रवाद की एक भावना लेकर आती है। तो ये चाहते थे कि अंग्रेजों का दृढ़ विरोध किया जाए, और जिसके माध्यम से वो स्वराज की प्राप्ति चाहते थे, स्वतंत्रता की प्राप्ति चाहते थे। तो तिलक के बारे में हमने सबने जाना है कि वो क्या कहते थे कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और स्वराज को मैं प्राप्त कर रहूंगा, ऐसा उन्होंने नारा दिया था। और लाला लाजपत राय की शहादत को तो हम कभी भूल ही नहीं सकते कि किस प्रकार से वो साइमन कमीशन का विरोध करते हुए शहीद हुए। और उन्होंने कहा कि जो मेरे शरीर पर एक एक लाठी पड़ी है वो ब्रिटिश जो सरकार का ताबूत है वो उसमें आखिरी कील साबित होंगे और भारत स्वतंत्र हो जाएगा। और हम भगत सिंह को भी नहीं भूल सकते, वो क्रांतिकारी थे। उन्होंने किस प्रकार से लोगों को अपना मतलब हम बात करते हैं कि वो देश के लिए मरे, उन्होंने अपने देश के लिए शहादत दी, और पूरे देश को एक प्रेरणा के रूप में नौजवानों को उन्होंने प्रेरणा दी कि देश जीवन या कुछ भी देश से बड़ा नहीं होता। इस तरह का उनका एक राष्ट्रवादी जो फीलिंग थी, एक हम बात कर सकते हैं ना। और दूसरी बात मैं बता दूं कि जो ये आक्रामक राष्ट्रवादी थे जिनकी मैंने बात की, लाल बाल पाल, इनका ये मानना था कि हम हिंसक क्रांति द्वारा जो है आज़ादी नहीं प्राप्त कर सकते, क्योंकि जब सरकार कमजोर होती है उस समय हम जो है हिंसक क्रांति जब बल का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब वो समय बीत चुका है, क्योंकि सरकार जो ब्रिटिश सरकार है वो दिन प्रतिदिन बहुत शक्तिशाली हो चुकी है। ऐसी स्थिति में जो भारत के निहत्थे लोग हैं वो
जो है दृढ़ विरोध कर सकते हैं, लेकिन हिंसक क्रांति करने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि उनके पास ना तो प्रॉपर जो हथियार हैं, ना ही किसी प्रकार की अन्य शक्ति है, जिसके कारण उन्हें ये लगता था कि हिंसक क्रांति की बजाय वो दृढ़ विरोध के द्वारा जो है अपने उद्देश्य की पूर्ति कर सकते हैं। तो ये जो राष्ट्रवादी विद्वान थे, इन पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ा, जिनको हम आगे पढ़ने वाले हैं। आप लोगों को पता है कि भागवत गीता जो भारत का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है, वो हमें कर्म करने की शक्ति देती है और फल की इच्छा न करने का संदेश देती है। तो जितने भी ये राष्ट्रवादी विद्वान थे, उन पर श्रीमद् भगवत गीता का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा। इवन जो जितने शूरवीर थे, है ना, जब उनको मृत्यु दंड मिला तब भी उनके हाथों में भागवत गीता थी। इसी प्रकार से जो हम बात करें, स्वामी विवेकानंद और स्वामी दयानंद सरस्वती ने जो संदेश दिया, रामकृष्ण ने जो संदेश दिया भारत की भूमि के प्रति, भारत की सनातन संस्कृति के प्रति, गौरवशाली इतिहास के प्रति, उसका भी इन जो विद्वान थे उन पर काफी प्रभाव पड़ा। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ कुछ मैं तुलना करना चाह रहा हूँ, आक्रामक राष्ट्रवाद और गांधीवादी विचारों की तुलना, साधन और लक्ष्य का संबंध में यहाँ बता देना चाहता हूँ कि जो गांधी थे उनका क्या मानना था। महात्मा गांधी पूर्ण रूप से अहिंसा में विश्वास रखते थे। उनका यह मानना था कि पवित्र उद्देश्य के लिए पवित्र साधनों का ही प्रयोग किया जाना चाहिए, है ना। जैसे आज़ादी क्या है, पवित्र उद्देश्य है, और साधन क्या है, पवित्र साधन के रूप में अहिंसा। लेकिन जो अपने आक्रामक राष्ट्रवादी थे, उनका यह मानना था कि किसी इच्छित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कोई भी साधन इस्तेमाल किया जा सकता है, और साधन नैतिक रूप से सही होना चाहिए, यह ठीक है। लेकिन अगर वह नैतिक साधन से हम किसी उद्देश्य की प्राप्ति नहीं कर पा रहे, जो उद्देश्य पवित्र है, तो हम उसके लिए किसी भी प्रकार के साधन की जो है प्रयोग कर सकते हैं। इसी प्रकार से जो ये राष्ट्रवादी थे, उन पर जो इटली का एकीकरण हुआ, अस्थायी शासन से उन्हें मुक्ति मिली, तो इटली के एक प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी है माज़िनी, तो माज़िनी के विचारों का भी जो है इन विद्वानों पर प्रभाव पड़ा। और यहाँ तक कि लाला लाजपत राय ने भी उर्दू में माज़िनी के जो है जीवनियाँ लिखी और उनके लेखों को प्रचारा और प्रसारित किया, क्योंकि इटली का एकीकरण उस समय की एक महत्वपूर्ण घटना थी। ठीक है, तो इन लोगों के लिए राष्ट्रवाद एक धर्म बन गया, और इसी कारण बंकिम चंद्र चटर्जी ने जो देश प्रेम और भारत को देवता के रूप में मानते हुए वंदे मातरम जैसा मंत्र भारत के स्वतंत्रता सेनानियों को दिया। तो 1905 में यह जो आक्रामक राष्ट्रवाद है उसका उदय उस समय हुआ जब 16 अक्टूबर 1905 को लॉर्ड कर्जन ने सांप्रदायिक आधारों पर बंगाल की बांट की। ठीक है, और चाहे यह बांट 1911 में इस आंदोलन के चलते हुए वापस ले ली, बंगाल भंग के विरुद्ध में जो आंदोलन चला, तो उस आंदोलन के चलते हुए 1911 में बंगाल की बांट को जो है वो कर दिया गया, स्थगित कर दिया गया था। तो इस प्रकार से जो राष्ट्रवाद था उस समय चरम सीमा पर था। जो आक्रामक राष्ट्रवादी थे तो उन्होंने बात की इस तरह की। तो इन राष्ट्रवादियों में सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण नाम आता है वह आता है बाल गंगाधर तिलक का। बाल गंगाधर तिलक के बारे में हम बात करते हैं। तो जो बाल गंगाधर तिलक थे उनका जन्म 23 जुलाई 1856 को हुआ था, कोंकण के रत्नागिरी जिले में हुआ था, और वो एक हिंदू परिवार में उनका जन्म हुआ था। तो उन्हें जो 1876 तक उच्च शिक्षा प्राप्त करने का मौका मिला, लेकिन उनका मानना था कि जो एक देश सेवा का कार्य है वह है जनता को शिक्षित करना, जनता को शिक्षित कर उन्हें भारत के गौरवपूर्ण इतिहास और परंपरा का ज्ञान दिया जाए, जिससे कि लोगों में राष्ट्रवाद की भावना पैदा हो और वो देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार हो जाए। इसलिए बाल गंगाधर तिलक जी ने जो है अपने मित्र गोपाल गणेश अगरकर के साथ अपना जीवन शिक्षा के लिए समर्पित करने का निर्णय किया, और इसके चलते हुए उन्होंने एक स्कूल की स्थापना की। 1876 में पुणे में न्यू इंग्लिश स्कूल शुरू किया,
और साथ ही साथ जब यह उन्हें लगना शुरू हुआ कि एक जो छोटे विद्यार्थी हैं बाल रूप में, उन्हें पढ़ाने के साथ साथ युवाओं को भी शिक्षित करना जरूरी है, तो 1881 में उन्होंने 2 साप्ताहिक अखबार, अंग्रेजी में मराठा और मराठी में केसरी, 2 अखबार उन्होंने शुरू किए। और साथ ही साथ इन्होंने फर्गुसन कॉलेज की स्थापना की मुंबई में। फर्गुसन कॉलेज की स्थापना उस समय के जो राज्यपाल थे उनके नाम पर की। तो इस तरह से उन्होंने काम किया। इसके अलावा जो तिलक की पुस्तकें हैं उनके बारे में भी हमें पता होना चाहिए। मैं बता दूं कि तिलक केवल एक सैद्धांतिक विचारक नहीं थे, राजनेता नहीं थे, वो व्यवहारिक राजनेता थे। उन्हें भारतीय संस्कृति और धर्म पर बहुत गर्व था, इसलिए जो उनकी पुस्तकें हैं, सबसे जो इम्पोर्टेंट पुस्तक है उनका महानतम कृति है जो मांडले की जेल में उन्होंने लिखी थी जब उन्हें राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया था। तो उस पुस्तक का नाम है गीता रहस्य, ठीक है, जो उनकी दार्शनिक, जो गीता के उपदेशों की दार्शनिक मीमांसा है। और इस जो ग्रंथ है उसमें उन्होंने मूल संदेश दिया, त्याग की बजाय कर्म योग पर जोर दिया। तो वो कर्म योगी थे तिलक। उसके अलावा उन्होंने द आर्टिकम ऑफ वेदास लिखा और द आर्यन स्टडीज इन द एंटिकेट ऑफ वेदास, ठीक है। तो वेदों की जो उनकी महानता थी, वेदों की जो संस्कृति थी, उस पर तिलक को बहुत जो था गर्व था। और इसी पर उन्होंने जो पुस्तक लिखी द आर्टिकम ऑफ वेदास और स्टडीज इन द एंटिक्विटी ऑफ वेदास, तो ये उनकी प्रमुख ग्रंथ थे। तो उन पर राजद्रोह का मुकदमा चला और उन्हें मांडले के जेल में भेजा गया। यहाँ उन्होंने गीता रहस्य लिखा और जेल से छूटकर फिर उन्होंने स्वराज के विचार को लोकप्रिय बनाने संबंधी कार्य किया। और 2 अक्टूबर 1920 को उनकी जो है मृत्यु होगी, देहांत हो गया, स्वर्गवास हो गया। तो अब हम बात करेंगे उनके सामाजिक सुधारों की, बात करते हैं तिलक के। तो उनके कुछ विवादास्पद मुद्दे हैं। मैं आपको बता दूं कि जो तिलक के विचार हैं, जो उनके उस समय के समकाली जो राष्ट्रवादी चिंतक थे, जैसे कि राणा डे थे, गोखले थे, जब भंडारकर थे, उनसे भिन्न है। तो पहला जो उनका विवादास्पद मुद्दा है, 1888 में पुणे के समाज धारकों ने स्कूल और कॉलेजों में लड़कों के लिए सह शिक्षा का प्रस्ताव रखा था। तो उन्होंने सह शिक्षा के प्रस्ताव का विरोध किया। उनका मानना था कि जो औरतें हैं उनको अलग तरह की शिक्षा दी जानी चाहिए और पुरुषों को, लड़कों को जो है अलग तरह की शिक्षा दी जानी चाहिए, क्योंकि उनका कामकाज दोनों का भिन्न भिन्न है और उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जो है पाठ्यक्रम भी भिन्न भिन्न होना चाहिए। इसलिए इस लड़कों लड़कियों के लिए अलग अलग शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए। उसी प्रकार से जो 1889 में उनका एक विवादास्पद मुद्दा रहा सामाजिक सुधारों का, पंडित रमाबाई ने विधवाओं के लिए अमेरिका से लौटने के पश्चात मुंबई में और फिर पुणे में एक शारदा सदन चालू किया। ये शारदा सदन क्या था? शारदा सदन जो था एक विधवाओं के लिए आवासीय स्कूल था। तो शारदा सदन की स्थापना पंडित रमाबाई ने की थी। तो इसमें जो पैसा आ रहा था वह अमेरिकी मशीनरियों द्वारा आ रहा था, क्योंकि पंडित रमाबाई जो 1889 से पहले, 99 से पहले जो है अमेरिका विजिट कर आई थी और उनका वहां के अमेरिकी मशीनरियों से संपर्क हुआ था। और वहां से जो शारदा सदन था, जो विधवाओं की शिक्षा को पूरा करने के लिए खोला गया था पुणे और मुंबई में, तो वहां से अमेरिकी मशीनरियों की तरफ से पैसा आ रहा था। तो तिलक ने इस बात की आलोचना की कि जो अमेरिकन जो बाहरी कंट्रीज हैं, हमें उनसे इस प्रकार की सहायता नहीं लेनी चाहिए। और जो शारदा सदन की सलाहकार परिषद थी उसमें राणा डे और भंडारकर थे जैसे नेता भी उसके सदस्य थे। और तिलक की आलोचना के कारण अंत में इन दोनों को, राणा डे और भंडारकर को, सलाहकार परिषद से इस्तीफा भी देना पड़ा। तो जिससे पता चलता है कि तिलक अपने समय के एक अग्रणी नेता थे और उनकी राय को गंभीरता से लिया जाता था, ठीक है। तो उसी प्रकार से एक मुद्दा है उनका जो 1891 में विवाह की आयु संबंधी विधेयक था, तो उन्होंने इसका भी विरोध किया। उनका मानना था कि जो विदेशी सरकार है उसे भारतीयों के धार्मिक मसलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। और ये जो शादी का मसला है वो एक धार्मिक मसला है। और जो 1891 में
आयु संबंधी विवाह की आयु संबंधी और 1918 में विवाह की आयु संबंधी एक विधेयक लाया गया, उसका उन्होंने जो है विरोध किया है। इस विधेयक का उद्देश्य था बाल विवाह को समाप्त करना। इन जो विवादास्पद मुद्दे हैं उन पर हमने तिलक की राय देखी, पर इसका अर्थ यह नहीं था कि वो सामाजिक सुधारों के विरोधी थे। उनका मानना था कि सामाजिक सुधारों से पहले स्वराज्य की प्राप्ति होनी चाहिए और राजनीतिक सुधार होने चाहिए, और जब राजनीतिक सुधार हो जाएंगे, स्वराज्य की प्राप्ति हो जाएगी, तो सामाजिक सुधार भी हो जाएंगे। और वे सामाजिक सुधारों को धीरे धीरे लाने के पक्ष में थे और क्रमिक रूप से उन्हें लाना चाह रहे थे। ठीक है, तो उनका यह मानना था कि सामाजिक सुधारों से पहले राजनीतिक सुधारों की जो है पहल की जानी चाहिए। स्वराज्य की प्राप्ति जो केवल सामूहिक जन प्रयास से संबंधित संभव है, स्वराज्य की प्राप्ति का काम सामाजिक सुधारों से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। वे मानते थे कि समाज सुधार के काम भारत की आजादी मिलने के बाद ही किए जा सकते हैं, क्योंकि जब लोगों की अपनी सरकार होगी, अपना स्वराज्य होगा, तो वो सामाजिक सुधार अपनी जरूरतों के मुताबिक, आवश्यकता के अनुसार वो खुद करेंगे, ऐसा उनका मानना था। तिलक विधान के जरिए, किसी बिल के जरिए, जब विधेयक के जरिए ब्रिटिश सरकार के शासन के दौरान सामाजिक सुधार लाने के विरोधी थे। उनका मानना था कि जो सुधार हैं सहज बदलाव हो, समाज के अंदर से ही हो, जिसके कारण जो है वो अधिक स्थिर होते हैं, और विदेशी सरकार होने के कारण हम नहीं चाहते कि वे हमारे धार्मिक कार्यों में हस्तक्षेप करें, इसलिए वो विधेयक के आधार पर, विधान के आधार पर किसी प्रकार का सामाजिक सुधार नहीं चाहते थे। फिर हम बात करेंगे तिलक के आर्थिक विचारों की। देखो, कल हमने दादा भाई नौरोजी का जो आर्थिक विकास का सिद्धांत किया था, वे दादा भाई नौरोजी के इस आर्थिक सिद्धांत से सहमत थे। उनका मानना था कि जो अंग्रेज सरकार है वह भारत के संसाधनों का अपने हित में, खुद के हित में दोहन कर रही है, और भारत की कंगाली, गरीबी और भारत के स्वदेशी उद्योगों को समाप्त करने के लिए, हस्तशिल्प और कला को समाप्त करने के लिए जो ब्रिटिश सरकार है वह जिम्मेवार है। उसने अपनी नीतियों को प्रफुल्लित इस प्रकार से किया जिससे कि जो ब्रिटेन के हितों की रक्षा और भारत के हितों का जो है पतन हो। भारत के जो व्यापार, धंधे, उद्योग, वो इस नीति के कारण, जिसे कि दादा भाई नौरोजी ने बोला कि आर्थिक विकास का सिद्धांत दिया था, वे संसाधनों का दोहन कर रहे हैं ब्रिटिश सरकार, इसकी उन्होंने आलोचना की थी। इसीलिए ब्रिटिश सरकार से टक्कर लेने के लिए, भारत के स्वदेशों के संरक्षण करने के लिए उन्होंने स्वदेशी का और बहिष्कार का सिद्धांत दिया था, बॉयकॉट का सिद्धांत दिया था। जब 1905 में बंगाल की बांट हुई तो उस समय स्वदेशी आंदोलन और बॉयकॉट आंदोलन चला। देखिए, जो बहिष्कार है एक नकारात्मक साधन है, साधन कह सकते हैं हम उसको। नकारात्मक साधन कैसे? इसमें कुछ करने के लिए बोला गया, उन्होंने बोला कि ना करने के लिए बोला गया। उन्होंने बहिष्कार के दिन, बॉयकॉट के दिन यह कह गया कि हम विदेशी माल का प्रयोग ना करें, भारत के लोग विदेशी माल का प्रयोग ना करें, जिससे क्या होगा, जो अंग्रेजों द्वारा, अंग्रेजों के, इंग्लैंड के, ब्रिटेन के कारखानों से निर्मित माल है, जब हम उसको नहीं खरीदेंगे तो इससे अंग्रेजों को, ब्रिटिश सरकार को आर्थिक हानि होगी। ठीक है, फिर उन्होंने बात की कि हम जो ब्रिटिश की जो संस्थाएं हैं, जैसे न्यायपालिका है, हम उसका बॉयकॉट कर दें। ठीक है, वकीलों को अदालतों में नहीं जाना चाहिए। फिर उन्होंने बात की कि जो ब्रिटिश सरकार द्वारा स्थापित शिक्षा संस्थाएं हैं, स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय हैं, तो भारत के लोगों को उसका बायकॉट कर देना चाहिए। तो इस प्रकार से यह एक नकारात्मक शस्त्र था जो ब्रिटिश सरकार का विरोध करने का एक साधन था। और साथ ही साथ जब वो स्वदेशी की बात करते हैं, जब हम स्वदेशी का प्रयोग करेंगे, वह लोगों को राष्ट्र के साथ जोड़ेगा और राष्ट्र की प्रगति और उन्नति होगी। वो कैसे? वह एक सकारात्मक साधन था। वह सकारात्मक साधन कैसे था कि जब भारत के लोग स्वदेशी को अपनाएंगे, आज भी स्वदेशी की बात होती है, जब हम स्वदेशी भाषा को अपनाएंगे, स्वदेशी वस्तु को अपनाएंगे, तो भारत के लोगों को रोजगार मिलेगा, भारत का व्यापार और जो हस्तशिल्प, घरेलू उद्योग है, वह प्रफुल्लित होगा। ऐसा उनका मानना था कि विदेशी का बायकॉट और स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग किया जाए। साथ ही साथ अंग्रेजों का क्रियात्मक विरोध
करने के लिए, आक्रामक विरोध करने के लिए यह जरूरी है कि हम उनके पैरेलल एक व्यवस्था खड़ी करें। जैसे अदालतों में जाने की बजाय लोग पंच निर्णय के आधार पर अपने जो हैं झगड़े हैं वो सुलझाएं, उनका फैसला करें। और ब्रिटिश स्कूली संस्थाओं में जाने की बजाय राष्ट्रीय शिक्षा की उन्होंने बात की, जो राष्ट्रीय शिक्षण संस्थाओं की स्थापना की जाए। जो भारत के क्रांतिकारी लोग हैं, सामाजिक लोग हैं, वे स्कूल, कॉलेज और महाविद्यालयों की स्थापना करें, जिससे कि भारत के लोगों को दो चीजों का ज्ञान हो। पहली बात, उन्हें अपनी गौरवशाली परंपरा, संस्कृति और इतिहास का ज्ञान हो। दूसरा, उस पाठ्यक्रम में जो आधुनिक प्रौद्योगिकी है, टेक्नोलॉजी है, तकनीक है, उसका समावेश किया जाए, ताकि भारत के लोगों का जो दृष्टिकोण है वो व्यापक हो, उन्हें नवाचार के बारे में ज्ञान हो, न्यू टेक्नोलॉजी के बारे में पता हो। तो इस तरह की वो जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बात करते थे, जो भारतीयों को भारत के साथ जोड़े। ठीक है, तो ये उन्होंने साधन बताए थे। ठीक है, तो इससे पूरी तरह से उनका मानना था कि अगर हम स्वदेशी को अपनाते हैं और विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार करते हैं तो अंग्रेजी जो व्यवस्था है, अंग्रेज भारत में व्यापारी बनकर आए थे, तो उनका आर्थिक हितों पर चोट होगी और वो जल्दी ही जो है पूरी व्यवस्था जो है चरमरा जाएगी, ऐसा उनका मानना था, है ना। तो अब बात करेंगे तिलक के राजनीतिक विचारों की। ठीक है, तिलक का राजनीतिक दर्शन। उन्होंने बात की, सर्वप्रथम मैंने जैसा कि आपको बात की कि जो तिलक का चिंतन का मुख्य क्षेत्र राजनीति था, वे व्यवहारिक रूप से एक राजनेता थे। ठीक है, उन्होंने जो बात की व्यवहारिक राजनेता के रूप में, जो उनका मुख्य उद्देश्य था भारत को राजनीतिक मुक्ति दिलाना, अंग्रेजों की गुलामी से मुक्ति दिलाना। इसलिए उन्होंने जो बात की स्वराज्य की, मैं आपको बता दूं कि जो तिलक के विचार हैं उसकी जड़ें, राजनीतिक दर्शन की जड़ें भारतीय परंपरा में थी। ठीक है, उसमें किसी भी पश्चिमी सिद्धांत का कोई जगह नहीं थी। उनके प्रेरणा स्रोत भारत के आध्यात्मिक और दार्शनिक ग्रंथ थे और भारत के जो महापुरुष थे वे ही उनकी प्रेरणा स्रोत थे। जैसा कि मैंने भागवत गीता की बात की कि उन पर भागवत गीता के कर्मयोग का बहुत ज्यादा प्रभाव था। उसी प्रकार से हम बात करें दयानंद सरस्वती और स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण की बात करें तो उनके विचारों का जो राष्ट्रवादी विचार थे, भारतीय संस्कृति और गौरव का जो इतिहास था उस पर गर्व करते थे, वो वैसा ही एक उनके मन में एक सनातन धर्म के प्रति, भारतीय संस्कृति के प्रति एक जो है लगाव था, उनके विचारों पर प्रभाव था। उन्होंने बात की स्वराज्य की। उनके अनुसार स्वराज्य पूर्ण स्वय शासन था, संपूर्ण स्वय शासन। संपूर्ण स्वय शासन कैसा? जिसमें राजनीतिक स्वतंत्रता हो, सामाजिक स्वतंत्रता हो, आर्थिक स्वतंत्रता हो और आध्यात्मिक स्वतंत्रता हो, ऐसा उनका स्वराज्य संबंधी मानना था। उनकी दृष्टि में स्वराज्य पूर्ण स्वय शासन था। सिर्फ राजनीतिक स्वय शासन नहीं, प्रत्येक पक्ष से वे स्वय शासन की बात करते थे। ठीक है, तो ऐसा उनका मानना था। तो साथ ही हम बात करते हैं जो उनका मानना था कि स्वराज की प्राप्ति के लिए संवैधानिक साधनों की वो बात नहीं करेंगे। संवैधानिक साधन वहां काम करते हैं जहां पर संवैधानिक सरकारें हो, जैसे कि उनसे पूर्व जो उदारवादी चिंतक थे उनका मानना था। तो उन्होंने लोगों में राष्ट्रवाद की भावना पैदा करने के लिए कुछ बाहरी प्रतीकों का, बाहरी चिन्हों का जो भारत की विरासत थी उनका प्रयोग किया। मैं आपको बता दूं कि उनके द्वारा महाराष्ट्र में गणपति उत्सव, जब शिवाजी जो का पर्व जो मनाया जाना शुरू किया गया, उसके पीछे, इन पर्वों के पीछे जो चिन्ह इस्तेमाल किए गए उसका एक कारण था लोगों में भावनात्मक एकता पैदा करना, उन्हें संगठित करना। तो उन्होंने राष्ट्रवाद की भावना पैदा करने के लिए जो भारत की संस्कृति है, भारत की परंपरा है, उसके माध्यम से लोगों को जोड़ने की का प्रयास किया और उसमें बहुत हद तक वो सफल भी रहे। फिर हम बात करेंगे कि
उनका अंग्रेजों के प्रति किस प्रकार की, ब्रिटिश सरकार के प्रति किस प्रकार की मान्यता थी। उनका यह मानना था, जो उदारवादी विद्वान थे उनके उल्ट, उनके विपरीत मानना था कि जो अंग्रेज हैं वो उदारवादी जनकारी नहीं, ना ही उनके पास न्याय है, ना ही वो भारतीय के साथ उचित व्यवहार करते हैं, वो दमन कर रहे हैं, भारतीयों का शोषण कर रहे हैं, उन पर अत्याचार कर रहे हैं, उनका ऐसा मानना था। और जो भारत की जो हित हैं वो कभी अंग्रेजी शासन में पूरे नहीं हो सकते, क्योंकि उन्होंने एक उदाहरण दी कि अंग्रेजी सरकार ने भारत में भयंकर जब अकाल पड़ा हुआ था तब भी भारत के जो साधन थे, खदान थे, खाने की वस्तुएं थी, वो इंग्लैंड को ब्रिटिश सरकार भेजती रही। उनको भारत से किसी प्रकार का कोई लेना देना नहीं था, वो भारत में सिर्फ अपने हितों की पूर्ति कर रहे थे और शोषण कर रहे थे। ठीक है, वो संवैधानिक साधनों की बजाय दबाव के साधनों का प्रयोग करना चाह रहे थे। उनका मानना था कि जो संवैधानिक साधन है, किसी को एप्लीकेशन देना या किसी से मिलकर बात करना, इससे अंग्रेज सरकार उनकी जो स्वराज्य प्राप्ति है उसके लिए वो एग्री नहीं होगी, इसके लिए सरकार पर दबाव डालना पड़ेगा। और इस पर्पज के लिए उन्होंने परिस्थितियों के अनुसार साधनों का प्रयोग करने की बात की। ठीक है कि पवित्र उद्देश्य के लिए पवित्र साधनों का प्रयोग किया जाना चाहिए, लेकिन अगर अच्छे साधन अपनाते हुए, ठीक है, हम उद्देश्य की प्राप्ति नहीं कर सकते तो हमें दूसरे साधनों का सहारा लेना भी उचित है। वांछित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमें दूसरे या निम्न स्तर के साधनों के इस्तेमाल करने से हिचकिचाना नहीं चाहिए। तो महात्मा गांधी ने तो सिर्फ यही बात की कि पवित्र उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए पवित्र साधन ही होने चाहिए, लेकिन उन्होंने यह बात की कि अगर हम नेक और पवित्र साधनों के माध्यम से अपने उद्देश्य के लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर सकते, जो कि बहुत पवित्र और नेक है, तो हमें निमंतर और दूसरे साधनों का प्रयोग करने से हिचकिचाना नहीं चाहिए। इस तरह का उनका विचार था। उनके संपूर्ण राष्ट्रीय आंदोलन का अंतिम लक्ष्य स्वराज्य था, यह मैं आपको बता चुका हूं। और अब हम बात करेंगे उनके तीनों साधनों की, उनके कार्यक्रम, उन्होंने किस प्रकार की कार्यवाही की। तो राष्ट्रीय शिक्षा के बारे में मैं बता चुका हूं कि अंग्रेजों ने जो 1835 में राष्ट्रीय जो पश्चिमी शिक्षा लागू की थी, उसका उद्देश्य क्या था, अपने हितों की पूर्ति के लिए काले रंग के भारतीय अंग्रेजों को तैयार करना। देखो, भारत के लोग सांवले रंग के थे, लेकिन उनके ब्रेन में, दिमाग में, दिल दिमाग में क्या भरना चाहते थे, पाश्चात्य संस्कृति। ठीक है, और वहां की, और उनमें एक हीन भावना पैदा करना चाहते थे कि आप सब लोग क्या हो, मतलब निम्न दर्जे के लोग हो। इस तरह का उनका मानना था। लेकिन अपने कार्यक्रमों की पूर्ति के लिए, स्वराज्य की प्राप्ति के लिए, स्वराज्य को उन्होंने अपना धर्म बोला, और उस धर्म को प्राप्त करने के लिए जो कर्म योग का सिद्धांत तिलक ने दिया, उसके अनुसार, ठीक है, उन्होंने 4 बातें की। पहली राष्ट्रीय शिक्षा, फिर बहिष्कार, फिर बात की स्वदेशी की, और फिर निष्क्रिय प्रतिरोध की। तो राष्ट्रीय शिक्षा की योजना के तहत स्कूलों और कॉलेजों के संचालन का प्रबंध का काम जो विशिष्ट रूप से भारतीयों के हाथों में होना चाहिए, और उन्हें जो भारत की परंपरा है, भारतीय संस्कृति है, भारतीय इतिहास है, उसके गौरवपूर्ण जो है इतिहास का ज्ञान करवाया जाना चाहिए। और ऐसी शिक्षा चाहते थे जिससे कि भारतीयों के अपने धर्म, संस्कृति और विरासत के प्रति सम्मान और लगाव की भावना पैदा हो। इस प्रकार की शिक्षा प्रणाली को उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा का नाम दिया। ठीक है, यह उनका एक साधन था ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध कार्यवाही करने का, तो भारतीयों में चेतना पैदा करने का। फिर था बहिष्कार, उसके बारे में हम बात कर चुके हैं कि जो अंग्रेजी साम्राज्यवाद था उसका अंतिम उद्देश्य भारत का शोषण करना था। और अगर हम उनके जो भारत के व्यापारी बनकर जो अंग्रेज आए थे, उनके वस्तुओं का हम बहिष्कार कर दें, उनकी संस्थाओं का बहिष्कार कर देंगे, तो निश्चित रूप से जो ब्रिटिश सरकार है वो बैकफुट पर चली जाएगी। और अगर हम उसका जो बना हुआ माल नहीं खरीदेंगे तो उसे बड़ी आर्थिक हानि होगी। इसलिए उन्हें बहिष्कार की बात की। साथ ही बात की उन्होंने स्वदेशी की, इसके बारे में बात कर चुका हूं कि बहिष्कार एक नकारात्मक हथियार था और स्वदेशी एक सकारात्मक हथियार था। दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए थे। हम अंग्रेजी वस्तुओं का, अंग्रेजी संस्थाओं का, अंग्रेजी शिक्षण संस्थाओं का बहिष्कार करेंगे, वहीं हम भारत का बना हुआ माल, स्वदेशी और भारतीय शिक्षा संस्थाओं, जो राष्ट्रीय शिक्षा की उन्होंने बात की थी, उसके हम प्रयोग करेंगे। और जो अंग्रेजी
संस्थाएं उसके पैरेलल हम अपनी संस्थाएं खड़ी करेंगे, इस तरह का उन्होंने बात की थी। ठीक है, तो ये तीनों जो साधन है कार्यवाही या जो कार्यक्रम उन्होंने बताए अपने उद्देश्यों की पूर्ति स्वराज के लिए, उसके अलावा उन्होंने बात की थी निष्क्रिय प्रतिरोध की, है ना, पैसिव रेजिस्टेंस की बात की, है ना। उन्होंने बात की थी कि विदेशी उत्पादनों का इस्तेमाल ना करने और देश का प्रशासन चलाते रहने में विदेशी अफसरशाही की मदद ना करने का दृढ़ निश्चय किया जाए। निष्क्रिय प्रतिरोध के तहत लोगों में एक कदम और आगे जाने का आह्वान किया गया, उसमें विदेशी अधिकारियों को कर और राजस्व न देने पर जोर दिया गया। देखो, जो हमने पहले 3 साधन किए, जो हमने बात की राष्ट्रीय शिक्षा की बात की, बहिष्कार की, बॉयकॉट की बात की और स्वदेशी की बात की, लेकिन निष्क्रिय प्रतिरोध में उन्होंने क्या आह्वान किया कि हम किसी प्रकार का कर जो विदेशी अधिकारी हैं हम उनको ना दें और उनके पैरेलल हम अपने पुलिस स्टेशन खोलें, प्रशासनिक इकाइयों का अपने गांव में, तालुकों में, जिला कचहरियों में उनके समानांतर संस्थाओं की जो है एक योजना तैयार करें जो कि भारतीयों को सहयोग हो और उनका जो साम्राज्यवादी जो सरकार है उसके विरुद्ध भारत के लोग खड़े हो सकें, ऐसा उन्होंने बात की। तो दोस्तों, आज हमने जो आक्रामक राष्ट्रवाद है उसके बारे में समझा, उसका हमने गांधीवाद से तुलना की और हिंसक क्रांति में विश्वास नहीं रखते थे, और जो संवैधानिक साधन हैं जिनमें प्रार्थना पत्र देना, मीटिंग्स करना, प्रतिनिधि मंडल भेजना, प्रस्ताव पारित करना, सभाएं करना, इस तरह की बातें थी, उनका उन्होंने खंडन किया। क्यों? क्योंकि वह संवैधानिक देशों में ही, जहां संवैधानिक सरकारें हैं, वहां पर ही ऐसी जो व्यवस्था कामयाब रह सकती थी। और उन्होंने जो बात की स्वतंत्रता की, स्वराज्य की बात की, और स्वराज्य की प्राप्ति के लिए उन्होंने साधन बताए, बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा और स्वदेशी, और साथ में निष्क्रिय विरोध की बात की। तो हमने तिलक के बारे में पढ़ा, उनके तिलक के जीवन का जो अध्ययन था संक्षेप में हमने उसको पढ़ा। तो हमें इस चीज को समझ लेना चाहिए, है ना। तो कल हम आगे बढ़ते हुए शहीद जो भगत सिंह है उनके बारे में हम बात करेंगे, है ना। तो राष्ट्रवाद के बारे में मोटा मोटा हमें समझ पड़ गया कि मनोवैज्ञानिक एकता है, भौगोलिक इकाई है, ठीक है, जो संस्कृति की इकाई है, ये हमने पढ़ा, है ना। तो मैं आशा करता हूँ कि जो बातें हमने यहाँ पर पढ़ी हैं आज, जिनको हमने मोटा मोटा समझा, वो आप लोगों के जो हैं ध्यान में आ गई होंगी, जिनको ध्यान में रखकर आपने अपने उत्तर जो है प्रश्न का उत्तर देना है। तो अपने घर पर रहते हुए मास्क लगाकर रहिए, बाहर जाते हुए बेफजूल से बाहर मत निकलिए, सामाजिक दूरी को बनाए रखिए, 2 गज की दूरी या 6 फुट की दूरी को बनाए रखिए, समय समय पर अपने हाथ धोते रहिए, हाथ मिलाने के बजाय जो हमारी पत्ती है नमस्कार उसे मानिए, जय हिंद कहिए, तो हम जल्द ही जीत जाएंगे। जो कोरोना की जो यह लड़ाई है वो हम पक्का जीतेंगे, निश्चित रूप से जीतेंगे, लेकिन अगर हम अपने पर संयम रखेंगे, ठीक है। तो स्वराज्य की लड़ाई तिलक ने लड़ी, भगत सिंह ने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी, अपनी शहादत दी। तो आज हमें जो सबसे बड़ी ज़रूरत है, तो जो महामारियां हैं, जो देश के कुछ आंतरिक खतरे हैं, जो बाहरी खतरे हैं, उनसे लड़ने की ज़रूरत है। आज हमें शहीद होने की ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत है कि हम देश के लिए जीना सीखें, समाज के लिए कुछ जीना सीखें। जो लोग हमारे संपर्क में आते हैं उन्हें भी हम कोरोना से जो आज का समय है उसमें हम किस प्रकार से अपने आप को सेफ रख सकते हैं उसके बारे में हम बात करें उन लोगों से। तो कल फिर हम सी यू टुमारो वंस अगेन हम बात करेंगे, आगे की चर्चा करेंगे, और अपना जो फर्स्ट फेज के जो सेशन है वो अपनी समाप्ति की तरफ बढ़ रहा है। फिर हम जो सेकंड फेज के सेशन है, मैं आप लोगों को EPS 9 पढ़ाने वाला हूँ, जो 6 तारीख से सेशन शुरू होंगे। इसी प्रकार से BPSC 134 जो BAG के विद्यार्थियों का कोर्स है उसे प्रोफेसर हर्षवर्धन पढ़ाने वाले हैं। उसी प्रकार से जो BHIC है, हिस्ट्री का कोर्स कोड है 133, उसे प्रोफेसर रोहताश
जो बहुत ही मतलब हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, अभी भी उनके लेक्चर्स चल रहे हैं। हम अभी EHI 4 कर रहे हैं उनसे, है ना। उसी प्रकार से ACC का जो कोर्स है चाइल्ड केयर का ACC का, उसे जो है मैम हमारे शैली मित्तल वो पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। और BANS 184, ठीक है, जो आजकल की जो बीमारी चली है अपनी महामारी, उससे कैसे बचाव हो, इस प्रकार का कोर्स कोड, बहुत महत्वपूर्ण कोर्स कोड इग्नो ने इंट्रोड्यूस किया है, वो डॉक्टर अंशुल पढ़ाने वाले हैं। तो जो हमारी टीम है वो निरंतर सतत रूप से आपकी सेवा में रहेगी। और उसके बाद जो अन्य कोर्स कोड हैं जैसे कि FST हुआ, जो हिंदी के हैं, जो इंग्लिश के हैं, विभिन्न भाषाएं कोर्स कोड हैं, उनको भी हमारे जो विशेषज्ञ हैं, एकेडमिक काउंसलर हैं, वो आपको ऑनलाइन के माध्यम से पढ़ाएंगे। तो मैं आप लोगों को यहाँ एक छोटी सी और बात ऐड कर दूँ कि जो असाइनमेंट्स हैं उनको जमा कराने की जो प्रोजेक्ट वर्क का जमा कराने की अंतिम तिथि है उसे बढ़ाकर 31 मई तक कर दिया गया है। तो आप निश्चित रूप से, अगर आप लोगों ने अभी तक असाइनमेंट नहीं जमा करवाई तो आप उसे, जहां आपको RC की तरफ से निर्देश मिला है, जो आपका स्टडी सेंटर है वहां पर आप उसे जमा करवा सकते हैं। और प्रोजेक्ट वर्क जैसा कि आपको पता है कि उसका अलग अलग एड्रेस है, जो कुछ प्रोजेक्ट वर्क सीधे दिल्ली जाते हैं और कुछ स्टडी सेंटर के माध्यम से जाते हैं। आप उस संबंधी जानकारी लेने के लिए इग्नो की वेबसाइट या निर्माण कैंपस की वेबसाइट से लगातार जुड़े रहें। तो हम समय समय पर जो आपकी सूचनाएं हैं वो आपको प्रदान करते रहेंगे। अब एग्जामिनेशन का पोर्टल नहीं खुला तो इसलिए आप इंतज़ार कर सकते हैं एग्जामिनेशन की फ़ीस भरने के लिए। एक टेंटेटिव डेट इग्नो के द्वारा चाहे जारी कर दी गई है 15 जून, लेकिन जो अब देश में हालात हैं उसको ध्यान में रखते हुए जो अपडेटेड डेट्स हैं, जब कोई चेंज होती है वो आपको इग्नो की वेबसाइट के माध्यम से या निर्माण कैंपस की वेबसाइट के माध्यम से या हमारे YouTube चैनल पर अगर हम कोई बुलेटिन जारी करते हैं तो आपको पता चल जाएगा। तब तक के लिए सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए, अपने घर पर बने रहिए और खुशी खुशी अपनी पढ़ाई में रत रहिए। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, फिर मिलेंगे, सी यू टुमारो। थैंक यू वेरी मच।